हमारी सभ्यता का सच्चा इतिहास बताते हैं, हाँ इतिहास बताते हैं। हम मेघ ऋषि के वंशज उनकी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भगवान मेघ के चरण कमल में शीश झुकाते हैं, हम मेघ ऋषि के वंशज उनकी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चरणों में लगा के ध्यान, आओ कर ले गुणगान। चरणों में लगा के ध्यान, आओ कर ले गुणगान। जय मेघ शब्दम जय मेघ उद्गम जय मेघ वर्षा नमो नमः। अलख अलौकिक भगवान मेघम शत शत बंदन नमो नमः। जय मेघ वंशम मेघों के अंशम नागेश्वराय नमो नमः। सृष्टि के मालिक है जगपालक हमत्व बालक नमो नमः। हे जगदाता विश्व विधाता हे मेघधाता नमो नमः। आप पिता मम आप मात मम मम देव मेघम नमो नमः। रक्षक जीवम वनस्पतियम कपास सिंधु नमो नमः। वृत्ताशुरुत्मम मेघ ऋषि त्वं मेघावतारम नमो नमः। बलशाली और वरदानी प्रभु मेघ कहाते हैं, हम मेघ ऋषि के वंशज उनकी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चरणों में लगा के ध्यान, आओ कर ले गुणगान। चरणों में लगा के ध्यान, आओ कर ले गुणगान। कौन है मूल निवासी अपने भारत के जानो। क्या करते थे कैसे जीते ये भी पहचानो। कितने वो संपन्न थे कैसे दीनता ये आई। खुशहाल सभ्यता पे संकट की कौन घड़ी आई। कौन थे मेघ ऋषि और वृत्तासुर की बातें जानो। मेघबाल और मेघवंशी है कौन ये पहचानो। मेघवंश की कौन कौन सी आज वो जाती है। पहले सुखी थी आज क्यों इतना कष्ट उठाती है। आओ विस्तार से ये सारी हम बात बताते हैं, हम मेघ ऋषि के वंशज उनकी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चरणों में लगा के ध्यान, आओ कर ले गुणगान। चरणों में लगा के ध्यान, आओ कर ले गुणगान। और वो जाति मेघ वंश की कौन सी है बतलाते। रिखिया मेघ मेघवंशी और मेघवाल कहलाते। बलाई भांबी चांद और जुलाहे चौपदार। कोटबाल वैसाल भी बुनकर कोली और छड़दार। बैर वजा टबरे गर कोरी सूत्रकार वचमार। कबीर पंथ जुलाहे बुनकर रैदासी जयसवार। इस प्रकार 1671 मेघ की जाति है। अलग अलग सब पड़े हुए ना एकता आती है। हम एक बीज के वृक्ष हैं सबको ये समझाते हैं। हम मेघ ऋषि के वंशज उनकी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चरणों में लगा के ध्यान, आओ कर ले गुणगान। चरणों में लगा के ध्यान, आओ कर ले
लोकतंत्र से पूर्व लोग सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में लड़ते रहते थे। जो जीत जाता था वह शासक बन जाता था और हारे हुए लोग उसकी प्रजा एवं सेवक। जीते हुए लोग एक काम और करते थे, वे हारे हुए लोगों का इतिहास, शिलालेख इत्यादि जलाकर, समुद्र में फेंककर या तोड़ फोड़ कर नष्ट कर देते थे, ताकि हारे हुए लोग इतिहास के अभाव में पुनः सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करें। इसी प्रकार की लड़ाई में 1750 ईस्वी पूर्व शासक मेघवंश हार गया। इसके इतिहास को जला दिया गया, शिलालेखों को तोड़ फोड़ या समुद्र में फेंक दिया गया और मेघवंश अतीत में समा गया। जिस जाति का इतिहास नहीं होता वह जाति स्वाभिमान के साथ जिंदा नहीं रह सकती है। जिस प्रकार एक अनाथ असहाय बच्चा अपने माता पिता की जानकारी के अभाव में या वंश की जानकारी के अभाव में हीन भावना से ग्रसित होकर दब्बू बन जाता है, उसी प्रकार मेघवंश भी इतिहास के अभाव में कालांतर में दब्बू बन गया और अभाव की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त करें? हम कौन थे, कहाँ से आए थे, हमारी यह दुर्दशा कैसे हुई, हमारे में हीन भावना क्यों आई, हमें इतना नीच क्यों समझा जाता है, हमसे इतनी घृणा क्यों की जाती है, ये सभी प्रश्न अनुत्तरित थे। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमने इस लघु वृत्त कथा का निर्माण किया है, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मुझ द्वारा लिखी गई पुस्तक मेघवंश एक सिंहावलोकन से ली गई है और इसको पौराणिक स्वरूप श्री गोपाल डेगवाल एवं पंडित नरोत्तम सागर ने दिया है। इस लघु वृत्त कथा का उद्देश्य केवल मात्र मेघवंश को अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी देना, एक सूत्र में बांधना एवं अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना है। किसी व्यक्ति, जाति, वंश या संप्रदाय विशेष की आलोचना करना नहीं है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति विशेष को या संप्रदाय विशेष को या जाति विशेष को कोई बात बुरी लगे और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो उसके लिए हम सभी अक्षमा प्रार्थी हैं। आशा है यह लघु चित्र मेघवंश के जीवन में नई स्फूर्ति भरेगी एवं स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देगी। जय मेघ, जय भीम, जय भारत। मेरे प्रिय मेघवंशी बंधुओं, आप 1700 ईस्वी पूर्व इस पूरे भारतवर्ष में शासक थे और आज ये मेघवंशी समाज, एक वंश के लोग 1671 नामों से बिछुड़ करके गुलामी और गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई करके लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने को आतुर हो रहे हैं। इसलिए मेरे समाज बंधुओं, इनको गुलामी और गुमनामी की जिंदगी से उबारने के लिए अन्य समाजों की भांति वंश के आधार पर इन 1671 नामों से बिखरा हुआ मेघवंश समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मेघवंश महासभा का गठन किया है। मेरे समाज बंधुओं, इस देश की आजादी के ऐलान जंग में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 40 साल के संघर्ष के बाद ये सोच करके बाबा साहब ने हमको एक वोट का अधिकार दिया था कि मेरे समाज के दबे कुचले लोग
इस वोट से राजा पैदा करेंगे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे। सोचो, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसी किराने की दुकान पर, पान की दुकान पर नहीं मिला करते हैं, आपके वोट से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, आपके वोट से राजा पैदा होता है। तो आपको मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। मेरे मेघवंशी समाज बंधुओं, हमारे बड़े बड़े संत महात्माओं ने कहा है कि जिस समाज का राजा होता है उस समाज का दिल और दिमाग ताजा होता है। इसलिए हमारे समाज को दिल और दिमाग ताजा करने के लिए हमें हमारा राजा पैदा करना होगा, हमें हमारा राजा पैदा करना होगा। मेरे प्रिय समाज बंधुओं, हमको जाति उपजातियों का बंधन को तोड़ करके हमारे आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हमारे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर मेघवंश महासभा के बैनर के नीचे इस मिशन को ताकतवर बनाने के लिए घर घर से आपको एक नोट और एक कटोरे अनाज देकर इसको मजबूत करेंगे तो हमारे हर मनोकामना पूरी होगी। जय मेघ, जय भीम। खाके कसम हम मेघवंश ये गाते हैं। खाके कसम हम दीनहीनों को जगाते हैं। खाके कसम हम सबको हकीकत बताते हैं। खाके कसम इन जुल्मी गद्दारों का, अन्यायी यारों का सच्चा मुखौटा, सच्चा मुखौटा, सच्चा मुखौटा दिखाते हैं। खाके कसम हम मेघवंश ये गाते हैं। खाके कसम। आदिकाल में मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे खाने की पूर्ति के लिए जानवरों को मारकर खाना, कंदमूल, फल फूल एवं वृक्षों की छाल खाना प्रमुख था। इसी प्रकार मानव जानवरों की खाल तथा वृक्षों की छाल से अपना तन ढकते थे। ये बड़ी विडंबना थी कि जीव जंतु एवं वनस्पतियों पर संकट छाया हुआ था। एक दिन पशुपतिनाथ शंकर महादेव अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ हिमालय पर विश्राम कर रहे थे कि तभी एक हिरणी रोती हुई आई और उसने शिवसती को अपनी व्यथा बताई कि हे भोलेनाथ, मेरे हिरण को आदि मानव ने मार दिया और उसका मांस खाकर उसकी खाल से अपना तन ढक लिया। ऐसे तो भोलेनाथ हम सब जीव समाप्त हो जाएंगे तथा संपूर्ण प्रकृति एवं वनस्पति का विनाश हो जाएगा। ये सब सुनकर पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, क्या आपके पास इन जीवों एवं वनस्पति को बचाने का कोई उपाय नहीं है? तब पशुपतिनाथ ने कहा कि इसका उपाय तो अलग श्री मेघ भगवान ही बता सकते हैं। ये कहकर पशुपतिनाथ घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान मेघ बादलों के रथ पर सवार होकर महादेव के सामने प्रकट हुए और कहा कि हे पशुपतिनाथ, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, बोलो तुम्हारी क्या कामना है? तब महादेव ने कहा, हे देवो देव श्री मेघ भगवान, इस पृथ्वी पर मानव जाति जीव हत्या करके एवं पेड़ों को काटकर अपना भरण पोषण कर रही है एवं अपना तन ढक रही है, जिससे विनाश हो रहा है। कृपया करके आप हमें इस विपदा से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब भगवान मेघ ने संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य महादेव को बताया और कहा, हे भोलेनाथ, मैं पृथ्वी पर कुछ समय पश्चात अवतार लूंगा और मेघ महाराजा के नाम से जाना जाऊंगा।
मेरी पहचान के लिए मेरे हाथ में पिंड एवं पंचशूल होगा और जय मेघ का उच्चारण करूंगा। आप ध्यान मग्न होकर जय मेघ 11,000 बार जाप करें और ये कहकर भगवान मेघ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शिव जी के जय मेघ जाप पूरा होते ही एक तेजस्वी बालक पशुपति नाथ के पास पिंड एवं पंचशूल हाथ में लेकर आया और मधुर स्वर में जय मेघ का उच्चारण किया। तब शिव जी ने शीघ्र ही उन्हें पहचान लिया कि यही तो मेघ महाराजा हैं। इसके बाद दोनों पिंड के समक्ष जय मेघ का उच्चारण करने लगे। चारों तरफ अंधेरा छा गया, मगर पिंड स्वर्ण की भांति चमकने लगा और तेज प्रकाश के साथ पिंड से एक बीज उत्पन्न हुआ। बीज हवा में उड़ता हुआ शिव जी के पास आया। उस बीज को पशुपति नाथ ने मेघ महाराजा को दे दिया और कहा कि इसे जमीन में बो देना एवं इसकी रक्षार्थ पंचशूल को वहां गाड़ देना। मेघ अवतारी ने शिव जी को प्रणाम करके प्रस्थान किया और मैदानी भूभागों में विभिन्न जल स्रोतों का निर्माण कर उस बीज को धरती में बो दिया एवं रक्षार्थ पंचशूल को वहां गाड़ दिया। कुछ समय उपरांत वहां एक सुंदर सा कपास का पौधा उत्पन्न हुआ। मेघ महाराजा ने इसकी पैदावार के लिए खेती का विचार किया और उन्होंने इसकी सिंचाई के लिए बड़े बड़े तालाब, बांध एवं नहरें खुदवाई। फिर उन्होंने कपास की खेती आरंभ की, जिसके फलस्वरूप कपास से कपड़ा बनाकर मानव को वस्त्र पहनना सिखाया। उन्होंने लोगों को खेती करना सिखाया। मेघ महाराज ने इन्हीं बांधों के पानी से विभिन्न प्रकार की खेती करना सिखाया। तब चारों ओर खुशहाली छा गई और मानव जाति ने मेघ महाराजा को अपना भगवान मानना शुरू कर दिया। मेघ महाराजा ने भगवान मेघ के पंचशूल के बल पर संपूर्ण मानव जाति को एक कर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कृषि प्रधान नगर व समृद्ध सभ्यता के साथ देश की स्थापना कर हड़प्पा नगर को अपनी राजधानी बनाया। इसे आजकल सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये सभ्यता भगवान मेघ की कृपा से वर्षा जल पर निर्भर रहती थी। वर्षा के लिए प्रार्थना करने वाले मेघ ऋषि के वंशज मेघवार, मेघ यानी वर्षा, बार यानी प्रार्थना, इसलिए मेघवार कहलाए। मेघ ऋषि के वंशजों की प्रार्थना से नदी, तालाब, बांध लबालब भर जाया करते थे और चारों तरफ हरियाली छा जाया करती थी। ये मेघ वंशज आज अनेकों नामों वे मेघ के रूप में जाने जाते हैं। 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता पर मेघ महाराजा वत्रमेघ शासन करते थे। उन्होंने सप्त सिंधु पर अनेक बांध एवं जलाशयों का निर्माण कराया, जिनकी रक्षा पंचशूल से की जाती थी। मेघ वंश के अनेक राजा, महाराजा व सम्राट हुए। महाराजा भद्र मेघ ने कौशंबी, महाराजा जय मेघ ने काशी, महाराजा घनदेव मेघ ने अयोध्या, महाराजा शिव मेघ ने प्रयाग, महाराजा विजय नंदी मेघ ने अमरावती जैसे अनेक नगर बसाए। मेघ राजाओं के खुशहाल एवं समृद्ध कृषि प्रधान राज को देखने के लिए विदेश से लोग आते थे, जिन्हें आर्य कहा जाता था। ये सब समृद्धि देख आर्यों को भारी ईर्ष्या होती थी और वे यहाँ कर बसने का सपना देखने लगे तथा योजनाबद्ध तरीके व छल कपट से महाराजा वत्रासुर का वध कर दिया और पंचशूल हथिया लिया। 99 किलों व शहरों पर कब्जा कर लिया, बांधों एवं तालाबों को ध्वस्त कर दिया, जिससे भारी जल प्रलय एवं विनाश हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता अनेक शहरों सहित 80% मानव जाति जल में समा गई और सरस्वती नदी का अंत हो गया तथा शेष बचे अधिकांश मेघवंशियों को दास बना लिया गया और जो बच निकले वो देश के विभिन्न भागों में जैसा देश वैसा भेष व स्थानीय व्यवस्था के अनुरूप रहने लगे।
इस प्रकार उन्होंने मेघवंश के प्रमुख शासन का अंत कर दिया। सदियों से सहते आए हैं अत्याचार ये भारी, हमको नीच बताते वो जो करे नीचता भारी। हम मेहनत कश हम उत्पादक अन्न वस्त्र घर देते हैं, हम दाता हैं वो है भिखारी बिन मेहनत धर लेते हैं। फिर भी हमको छोटा नीच बताते हैं वो दुर्जन, ऐसे पापी शत्रु का करना है हमको मर्दन। आओ आए बताते हैं एकता को अपनाते हैं, ऊंच नीच के सारे भेद मिटाते हैं। खाके कसम हम मेघवंश ये गाते हैं, खाके कसम। लेकिन विनाश के बाद बचे हुए कुछ मेघवंशियों ने भारत के पूर्व दक्षिणी प्रदेशों में अपनी सत्ता पुनः स्थापित की। महामेघवाहन राजा खारवाल का कलिंग प्रदेश में और दक्षिण में मेघ ऋषि के वंशज राजा महाबली का शासन था। कालांतर में छल कपट से इन राजाओं का भी वध कर दिया गया और वहां के मूल निवासियों को दास बना दिया गया। महाराजा बली के वंशज बलाई कहलाए जाते हैं। लोग आज भी अला बला जाए राजा बली का राज आए कहकर अपने सम्मान एवं सत्ता के वापसी की कामना करते हैं। सत्ताधारी लोग सत्ता परिवर्तन के उस क्षण को अभी तक यादों में संजोए हुए हैं। वो हर खुशी के अवसर पर इस श्लोक को दोहराते हैं। येन बध्यो बलिराजा दान वेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल माचल। अर्थात जिस प्रकार दानियों में श्रेष्ठ एवं महाबलशाली राजा बलि को वचनों में बांध लिया था, उनकी धन संपत्ति और संसाधन ले लिए थे, उसी प्रकार तुमको पुनः वचनबद्ध करूंगा। भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं। कुश सुबाहु विराट और शिशुपाल है उनके नाम, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त सब मेघ वंश के जाम। जिनके शासन के कायल सब आज भी जन जन है, अत्याचारी यारों ने चाटे सबके जीवन है। जबरन अपनी सत्ता कायम कर ली छल बल से, नीच से नीच भी काम कराए इन्होंने निर्बल से। कहाँ राजा था मेघवंश और कहाँ ये नीचा काम, मेघवंशियों को दे डाले नीच जाति के नाम। मर मर कर अब तो जीना छोड़ो ये समझाते हैं, हम मेघ ऋषि के वंशज उनकी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चरणों में लगा के ध्यान, आओ कर ले गुणगान। समय गुजरता गया और मेघवंशी दास्ता की जिंदगी जीते हुए समस्त भारत में वस्त्र एवं हस्तशिल्प निर्माण के सहारे जीवन यापन करने लगे। मेघवंशियों ने अपनी विद्वता से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों, उनकी सिलाई, नाप माप एवं वास्तु दोष से मुक्त हस्तशिल्प एवं कुओं, बावड़ियों, विशाल किलों व महलों आदि का निर्माण किया। मेघवंश को पनपाने एवं जागृत करने में कई महापुरुषों ने अपना ज्ञान, मान व बलिदान दिया। महात्मा बुद्ध, बाबा रामदेव, संत कबीर, संत रविदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा मंगूराम, स्वामी अच्युतानंद, स्वामी गोकुलदास, आचार्य सदगुरु गरीब साहब, स्वामी कल्याण भारती, बाबू जगजीवन राम एवं मान्यवर काशीराम का योगदान उल्लेखनीय है। अपने युग पुरुषों के सपने हमको सच करने हैं, सत्ता की सीढ़ी पे चढ़ के आगे हम बढ़ने हैं। जब तक शासन
ये आसन पे अपनी जीत न होगी, तब तक ये आजादी अधूरी दलित दीन की होगी। दलित वंशियों, मेघ वंशियों, दीन वंशियों आओ, सत्ता की कुर्सी पर बैठो, जुल्मों सितम मिटाओ। सत्ता ये अपनानी है, भगवान कवि की वाणी है, तब ही आजादी, जश्ने आजादी, जश्ने आजादी मनाते हैं। खाके कसम, खाके कसम हम मेघ वंश ये गाते हैं। खाके कसम, खाके कसम हम मेघ वंश ये गाते हैं। खाके कसम। सत्ता की भागीदारी में आरक्षण की मांग रखी, परंतु चालाक सलाहकारों के कहने पर मात्र नौकरियों एवं राजनीतिक आरक्षण की शर्त ही मानी गई। मेघ ऋषि के वंशज अब तो रंग ढंग अपने बदलो, आजादी का मतलब समझो, अब तो मिलकर संभलो। संत कबीरा, रविदास और रामा पीर हमीद थे, गोकुलदास, गरीबा घासी और सतनाम हमीद थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको सबक जो दीना, वापस पाओ इनसे अपना राजपाट जो छीना। हमको अलख जगानी है, सत्ता अपनी पानी है, एक नाम से, एक नाम से अपना वजूद बनाते हैं। खाके कसम, खाके कसम हम मेघ वंश ये गाते हैं। खाके कसम। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। गर्व की बात है कि आजाद भारत का पहला तिरंगा झंडा एक मेघवंशी श्री सत्यनारायण गोठवाल, ग्राम अमरसर, जिला जयपुर ने अपने हाथों से बुनकर दिया, जिसे 15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में फहराया गया। ये ध्वज आज भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान लागू हुआ। तदुपरांत हमारा समाज दास्ता व गुलामी से बाहर आने लगा और हमारे लोग शिक्षित बन सरकारी नौकर, विधायक व सांसद बनने लगे। शिक्षा आगे बढ़ी। तब शोधों से पता चला कि हमको अब तक 1671 नामों या अनेक पंथों में बांटा जा चुका है। आज फिर मेघ समाज आजाद होने पर भी भारी बेरोजगारी, आर्थिक व राजनीतिक शोषण के साथ बेलदारी, कारीगरी, ईंट भट्टों, सड़क निर्माण, पत्थर खनन आदि कार्य कर नारकीय जीवन जी रहा है। यदि ये समस्त मेघवंश जातियां एक हो जाएं, तो अपने वोट के अधिकार से पुनः सत्ता तक पहुंच सकती है। मगर अपने समाज को एक बोतल शराब व एक नोट के अलावा कुछ दिखता कहां है। हम इसमें बदलाव ला सकते हैं और हम ही ला सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, समाज के आत्मबल के लिए हमारी विशाल मेघ सेना तैयार है। 18 साल का मेघवंश समाज का बच्चा अपने आप को मेघ सेना में शामिल माने, मेघ सेना का सदस्य माने। आज भारतवर्ष में मेघ सैनिक हुंकार भर रहे हैं एवं प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं मेघ ऋषि की संतान हूं तथा समस्त मेघवंशी मेरे अपने हैं। मैं मेघ समाज से प्रेम करता हूं तथा मुझे इसकी विभिन्न उपजातियों एवं उपलब्धियों पर गर्व है। मैं इनके योग्य होने के लिए सदैव प्रयत्न करता रहूंगा।
मैं मेघ ऋषि के पंचशूल के सिद्धांत का नियमानुसार पालन करूंगा। मैं मेघ समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने एवं उसके मान, सम्मान एवं स्वाभिमान की रक्षा का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं मेघ ऋषि एवं मेघ वंश में उत्पन्न सभी महापुरुषों का सम्मान करूंगा एवं प्रत्येक मेघ वंशी के साथ शिष्टता से व्यवहार करूंगा। मेरी प्रसन्नता मेघ समाज के कल्याण एवं उसकी समृद्धि में है। मैं मेघ ऋषि एवं मेघ समाज के प्रति निष्ठा बनाए रखने की प्रतिज्ञा करता हूं। क्या आपने सोचा, आज भारतवर्ष में सेना की अनेक बटालियंस हैं, जैसे राजपूत बटालियन, सिख बटालियन, जाट बटालियन, गोरखा बटालियन वगैरह वगैरह। क्या हमारे नाम से कोई बटालियन है? क्या हमारे सैनिक सेना में नहीं है? सोचने का विषय है। क्या हमने कभी सोचा कि वस्त्र, अन्न व मकान हमारे लोग ही बनाते हैं और प्राय हमारे पास इन मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव रहता है? क्यों बिजली, वाहन, कारखाने आदि हमारे लोग ही चलाते हैं और हमारे लोगों के पास ये नहीं है? क्यों कुएं, बावड़ी, मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे हम ही बनाते हैं और हमारा ही वहां जाना वर्जित कर दिया जाता है? क्यों बाबा साहेब अंबेडकर ने हमको मत का अधिकार दिया, मगर अफसोस कि हम अपने मत का अधिकार नहीं समझ पाए और आज तक राजा की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए? क्यों मजबूरीवश हमने धर्म भी बदले, परंतु हर धर्म में हम दलित ही रहे? क्यों? जरा सोचो। आज हमें एकता की जरूरत महसूस हुई, तो हम सबने मिलकर राष्ट्रीय सर्व मेघवंश महासभा इंडिया का गठन किया। और इसके बैनर तले एक होने की प्रतिज्ञा की और हम एक हुए। एकता का परिचय भी दिया। हम हर जगह एक हुए। देखिए, देश के विभिन्न प्रदेशों में हुए मुख्य मेघवंश महासम्मेलन। 31/10/2009 जयपुर राजस्थान, 25/6/2010 जम्मू कश्मीर, 12/11/2010 अहमदाबाद गुजरात, 16/12/2010 अबोहर पंजाब, 20/2/2011 राजगढ़ मध्य प्रदेश, 10/4/2011 तालकटोरा नई दिल्ली, 15/6/2011 बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, 24/9/2011 हिसार हरियाणा, 27/11/2011 जयपुर राजस्थान, 19/2/2012 मंदसौर मध्य प्रदेश, 5/3/2012 चंडीगढ़ पंजाब, 15/5/2012 राजगढ़ मध्य प्रदेश, 23/12/2012 जयपुर राजस्थान। और राजस्थान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुए मुख्य मेघवंश महासम्मेलन।
जिनमें प्रमुख हैं मेघवंश महासम्मेलन दिनांक 10 अप्रैल 2011, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। नहीं है, इसका दोष हम किसी को नहीं देते, इसका दोष हम अध्यात्म को देते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ने के बजाय हम राष्ट्र को संगठित होने को प्रयास करें। कभी भी शहरों की बंदी नहीं करते हैं, कोई भेड़ की जाती है, ये भेड़ का बनना छोड़कर सिंह की तरह से धारो, आपको कोई पकड़ नहीं कर सकता। कि लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर लोग किसी हाथ है देश वापिस अनुसूचित जातियों को दलितों को एक करेगी और उसके क्रांति हुई जो हमारे देशों की जो शामिल है और उसके राजनीतिक बदलाव सामने है और लंबी यात्रा के लिए पहला कदम हैदराबाद में आपको बधाई देगा और मैं चाहता हूँ कि ये जो ये इस आंदोलन के इस संगठन के अपने आप नींव का प्रथम आज का जो सम्मेलन है वो हमारी एकता का है, हमें एकता करनी है, हमारे समाज को एक करना है जो अलग अलग भाव से बनाया है। 27 नवंबर 2011, अमरूदों का बाग, जयपुर, राजस्थान। इस महाकुंभ में हम 3,500 साल बाद मिल रहे हैं। बंधुओं का इस देश के कोने कोने से आए 3,500 साल बाद पहली बार मेघ वंश 1,671 नामों में बटा हुआ समाज आज राजस्थान के दिल की धड़कन जयपुर और जयपुर की धड़कन अमरूदों के बाग में पूरी समाज को सच नमन करता हूं। मेघवंशियों का यह मंच हार्दिक अभिनंदन करता है। उपस्थित जन, पूरे देश से जयपुर की इस महाकुंभ में सोचना है, समझना है, संकल्प लेना है। हम लोगों के बीच जो आपसी मतभेद होते हैं, जो आपसी
तनाव रहता है, हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उन सबको भूलने का आज का दिन है कि आज भारत में नहीं विदेशों में भी मेघवंशीय समाज की एक पहचान बन चुकी है। और क्यों ना बने, जब से ये इंसानियत सभ्यता जो है वो अस्तित्व में आई है, तब से मेघ का अस्तित्व है। अलग पुरखले आरंभ आया, अपना तन से मेघ उपाया। जब जब समय आया, इतिहास बदलता गया, लोगों ने नए नए शब्द हमारे लिए इस्तेमाल किए। पहले अंत्य शब्द दिया, फिर हरिजन शब्द दिया, फिर अनुसूचित जाति शब्द दिया, और ये शब्द का इतना दुरुपयोग किया गया कि हम तितर बितर हो गए। लेकिन आरपी सिंह साहब और गोपाल डेनवाल जी जैसे महानुभावों ने और उनके साथी लोगों ने इस इतिहास को उजागर किया कि हम तो 10,000 साल पहले से ही इस देश के शासक है। 10,000 साल से पहले ही हम इस देश के शासक है। मेघवाल ऋषि, मेघवाल राजा इस देश के शासक थे। क्यों शासक थे? हमारे पास एक ही शब्द था, मेघवाल। मैं यहाँ से प्रण करके जाता हूँ कि आने वाले समय में मेरे नाम के पीछे अगर आप देखेंगे तो मेघवाल जरूर लगा होगा। जय मेघ धर्म की, जय भीम की, जय भारत माता की। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो हर बार, बाबा तेरा क्या कहना। संविधान लिखा हर मानव को दिया समता का आधार, बाबा तेरा क्या कहना। कि आज मेघवंश समाज पूरे इंडिया में आज सत्ता पर काबिज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है जो आज हम सत्ता नशीन हुए हैं। मेरे उदयपुर संभाग में आरक्षण के मैटर में हमें बहुत ही परेशानी आ रही है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 24 पंचायत समिति हमारी उदयपुर की, हमारा 16% आरक्षण से 5% के अंदर हो रहा। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए परेशानी हो रही है। हमारी राज्य योजनाओं में हमें बड़ी परेशानी हो रही है। मंच से 2-3 बार एक दुख व्यक्त किया गया कि हमारी गाड़ियां रोक लेगी। ये सरकार है साहब, जब तक हम सरकार में नहीं होंगे और जब तक सरकार हमसे नहीं होगी, गाड़ियां क्या तक बदला दिए सरकारों ने। राजस्थान अत्याचार के क्षेत्र में देश में दूसरे नंबर पे आता है और उसमें सबसे ज्यादा अत्याचार हम मेघवाल समाज के लोगों पे हो रहे हैं। समाज में अनेक कुरीतियां, प्रथाएं एवं समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए कोई सार्थक प्रयास आज तक नहीं किया गया है। समाज के कुछ लोगों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन समय को देखते हुए उन्हें विचार करना होगा, काम करना होगा। इस तरह भगवानों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसी तरह मेघवंशों में हमारे योगेश जी मकवाना, कैलाश जी मेघवाल और चौधरी चांद राम जी है। इनका ताली बजा के स्वागत कीजिए। जो किसी के हक पर कब्जा करे वो शूद्र होता है। इनमें शूद्र जय शूद्र लोग, हम नहीं शूद्र, हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं। मेरा निवेदन है कि सभी भाई मेरे साथ मिलकर एक नारा लगाएंगे, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़नी है उन तत्वों से लड़े जो आपकी विधानसभाओं पे कब्जा करके बैठे हैं, आपकी पार्लियामेंट पे कब्जा करके बैठे हैं। हमारी लड़ाई उनसे होनी चाहिए, हमारे अपने समाज से नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज की समस्याएं क्या हैं? आज ये 72 मिशन बन गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मिशन 72 वालों ने चाणक्य नीति पढ़ी है। चाणक्य नीति क्या है? अपने आप को विकसित करना है तो अपने पड़ोसी को बिल्कुल शांति से मत जीने दो, उसको अशांत रखो। और यही कारण है कि आप हमको अशांति के कगार पर ले जाने के लिए मिशन 72 तैयार हो गया। लेकिन भाइयों, मिशन 72 को भी ये बता दीजिए कि हमारे समाज ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी कि जो हम बिल्कुल उनके तर्कों के ऊपर अपने भविष्य को विखंडित होते देख लेंगे। हम अपने भविष्य को कभी नहीं टूटने देंगे। हमारे भविष्य को हम संभाल कर रखेंगे और हम सभी संगठित होंगे। ये हम लोग समाज सुधारने की बात करते हैं, परंतु हमें शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। इसलिए हम अपने घर से शुरुआत करें, तब हमें मालूम पड़ेगा कि हम सब एक कैसे हो सकते हैं। हम अपने परिवार की बात करें, हमारे छोटे से बड़े नहीं होते। क्यों? क्या कारण है? ये चीज हमें सोचनी होगी।
कि महिलाएं परिवार और समाज का आधार स्तंभ होती है। अगर आधार मजबूत नहीं होगा तो परिवार समाज कैसे मजबूत होगा। मेरी आप लोगों से महिला विंग के अध्यक्ष होने के नाते बहनों से भी और भाइयों से भी ये विनती है कि महिलाएं आगे आए, अपनी भागीदारी दर्ज कराएं और कंधे से कंधा मिलाकर समाज की प्रगति में योगदान दें। आज नाटा में 35 रिजर्वेशन है, वहाँ तो अपने लोग किसी से जीत के आ ही जाते हैं, लेकिन 200 सीटों में हर सीट पर रिजर्वेशन के अपने 50-60 हजार वोट हैं और एमएलए बनाने के लिए हमें मात्र 40,000 वोटों की जरूरत है। वो 40,000 वोट हमारे रिजर्वेशन के पास है। आप उनको एक कर लीजिए, अपना एमएलए एमपी निश्चित रूप से विधानसभा से जनरल सीट से भी जीत के आपका आएगा। तो मेरा मानना है कि अभी 35 विधायक एससी के हैं, अगली बार 70 विधायक एससी के राजस्थान की विधानसभा में होंगे। अगर आपने हर विधानसभा में ये प्रयोग किया तो मैं किसी अब की बात कहेंगे जिंदाबाद। मैं कोई ब्राह्मण समाज एक ही रहा, क्षत्रिय समाज एक ही रहा, वैश्य समाज एक ही रहा, लेकिन शूद्र समाज को पता नहीं कितने भागों में बांट दिया और हम एक दूसरे को छोटा, अपने को ऊंचा और अपने साथी को नीचा समझने लगे और इस प्रकार टुकड़ों में छिन्न भिन्न हो गए। मेरे जैसी एक गृहिणी समाज के बलबूते पर विधायक बनकर इसकी और ये पूरी पब्लिक ये साबित कर सकती है कि मैं समाज के बलबूते पर विधायक बनी हूँ, तो वो दिन दूर नहीं जब इस राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अनेकों प्रांतों में मैं एक बार समाज का भाई या बहन मुख्यमंत्री बन जाए। वो दिन हमारे लिए दूर नहीं है कि ये समाज सबसे बड़ा समाज इस SC/ST के अंदर है और आपको याद दिलाने का आया हूँ कि आप अपनी ताकत पहचानो। जिस प्रकार हनुमान जी आपके बेटे लंका में जा रहे थे, जामन ने उनको याद दिलाया था और कहा था हनुमान तुझमें तो बहुत ताकत है, ये तो समुद्र का 7 समुद्र आप लांग सकते हो। तो देश की राजनीति में आज का उठाया हुआ कदम देश के राजनीतिक वातावरण को नई दिशा देने का काम करेगा। चुनौतियां बहुत है। एक बार समाज जब बनाया तो गोपाल देशवाल को हम लोगों ने प्रेसिडेंट बनाया था, लेकिन आज पूरे देश के लोग हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसको फिर से अनुमोदन मिले। मैं हिंदुस्तान के सभी राजनीतिकों में सबसे पुराना जीवित राजनीतिक हूँ। मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से 1945 में मुलाकात की थी। 1945 को 55 और 65 साल हो गए जब मैं BA में पढ़ता था और वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब बादशाह काउंसिल के मेंबर थे। किताब लिख रहे थे, टचेबल किताब। उसके बाद 12 साल डॉक्टर अम्बेडकर के साथ रहा। तो जिन डॉक्टर अम्बेडकर का आप नाम लेते हैं और जिन डॉक्टर अम्बेडकर को हम संविधान का निर्माता कहते हैं, हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि ये जो संविधान मैंने बनाया ये मेरा नहीं है, ये तो मैं महज एक छीनीकार था। कांग्रेस के हाथ में छीनीकार था। जो कांग्रेस ने कहा वो मैंने बना दिया, ये मेरा विधान नहीं है। मेरा विधान होता तो मैं सारे देश के राष्ट्रीयकरण करता, सारे साधनों। एक वंश एकता, एक वंश एकता, एक वंश एकता। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उसके उपरांत हम पुनः 23 दिसंबर 2012 को जयपुर में एकता का परिचय देते हुए मेघ सेना पंथ संचालन के रूप में शामिल हुए। जब मेघवंश बोल रहा है, जब
मेघवंश बोलना है, राष्ट्रीय संडोना है। मेघवंश के लोगों सोचो क्या ये जीवन है, ना धर्म राज विद्या धन भूमि ना सुख साधन है। आजादी के होते हुए भी दास गुलामी है, आज भी शूद्र अछूत पुकारे वो खल कामी है। आर्य अनार्य का भेद आज भी फैला है भारी, अपने कपट से बाज न आते हैं वो अत्याचारी। देश हुआ आजाद हमें कब मिलेगी आजादी, हत्या लूट और बलात्कार से डरती आबादी। कैसे होंगे आजाद आओ ये यत्न लगाते हैं, हम मेघ ऋषि के वंशज उनकी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चरणों में लगा के जान, आओ कर ले गुणगान। चरणों में लगा के जान, आओ कर ले गुणगान। मेरे पास में कई लोग आते हैं, कहा आप 1 करोड़ ले लो 100 करोड़ ले लो, हम काहे के बोला इस समाज को माध्यम मरना मंजूर और लोग समाज को लेंगे। मुझे पहला आदमी होऊंगा अगर मैं समाज को अलग रास्ते पर बैठाऊंगा। समाज आज चाहता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया हुआ के माध्यम से हम भी समाज का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप लोगों को ये बहुत खुशी होगी कि अपना ये समाज पूरे भारतवर्ष में बसता है, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में अपने समाज अपनी जाति के लोग बसते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं ना, जिनकी संख्या कम होती है, उन लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। हमें तो सिर्फ आपस में भाईचारा बनाने की जरूरत है, एकता बनाने की जरूरत है, आपस में एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर हम सब लोगों ने आपस में हमारा तो बिखरा हुआ समाज जो है 1671 टुकड़ों में, उसको अगर एक मंच पर ले और आपस में भाईचारा बना लिया तो इस राजनीति तक पहुंचने में हमें को रोकने वाला नहीं है साथियों। बहुत गौरवशाली नहीं हूं मैं, हिंदू उसमें पैदा हुआ। मैं नहीं गौरवशाली हूं, मैं हरियाणा में पैदा हुआ। मैं गौरवशाली क्यों हूं कि मैं मेघ वसनीक की खोज से पैदा हुआ। 60-65 साल से हमने हमारा वोट एक बोतल की अमेठी में दे दिया है। हमने 65 साल से हमारी वोट की कीमत नहीं पहचानी है। आज गोपाल नेरवाल आपको वोट की कीमत पहचान करवा रहा है कि आंखें खोलो सुस्ती छोड़ो, आंखें खोलो सुस्ती छोड़ो, ताकत का बिगुल बजाओ रे, जागो मेघवंशियों जागो, सोया सिंह जगाओ रे। आने वाले
देश के भविष्य के संकेत हैं। देश की राजनीति आज फेल हो गई है। किसी पार्टी के सिद्धांत नहीं, एक सिद्धांत रह गया है, कुर्सी किस तरह हासिल करो और कुर्सी से लाभ लेकर के अपनी कौमों को कैसे लाभान्वित करो, ये आज की राजनीति है। आज जो हमारे देश के सामने, हमारी पार्लियामेंट के सामने, हमारे पूरे समाज के सामने जो एक सवाल खड़ा है वो बढ़ती में आरक्षण है। बढ़ती में आरक्षण संविधान की धारा 16(4)(a) के मुताबिक है और दिया गया गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, सब जगह दिया है। सपोर्ट नहीं, आप लोगों को क्या देना है? अपनी वोट देना है। जब आप लोगों के अंदर की वोट चली जाएगी तो नोट भी आएगा और वोट भी आएगा और सपोर्ट भी आएगा। और आह्वान करता हूँ कि इसी तरह आप एकजुटता दिखाते रहिए, आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। समस्याओं का आखिरी पड़ाव एकता है, एकता है, एकता है। आपको जो धन चाहिए, दौलत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, राज में भागीदारी चाहिए और सब कुछ चाहिए, तो आपको घर घर के अंदर मेघ चालीसा। नमन नमन श्री मेघ भगवाना, शत शत बंदन कृपा निधाना, अलख अलौकिक अपरंपारा, अविनाशी अद्भुत अवतारा। मेघ व्रत कथा। ओम जय श्री मेघ भगवान, ओम जय श्री मेघ भगवान, सकल सृष्टि जलदाता, सकल सृष्टि जलदाता, कृपा सिंधु बलवान। ओम जय श्री मेघ भगवान। और मेघ गाथा। एक आदि सभ्यता का सच्चा इतिहास बताते हैं, हाँ इतिहास बताते हैं। हम मेघ ऋषि के वंशज उनकी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भगवान मेघ के चरण कमल में शीश झुकाते हैं, हम मेघ ऋषि के वंशज उनकी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चरणों में लगा के ध्यान, आओ कर ले गुणगान। और मेघों का जो सारा हम दे रहे हैं, इसको आप घर घर सुनेंगे, सुबह सुने, शाम को सुनाए, दोपहर में सुने, अड़ोसी को सुनाए, पड़ोसी को सुनाए। देखो फिर क्या आपके बिन मांगे मोती मिलेंगे और आपको हर चीज की बरसात होगी। इसलिए मेरे मेघवंशी भाइयों, जागो, जाग करके एकता की ओर दौड़ लगाओ। दौड़ लगाओगे तो आपको मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने को मिलेगी, जिसकी आप कल्पना करते हैं। दिनांक 28 जनवरी 2013 को महासभा के आह्वान पर मेघवंश के उत्थान एवं कल्याण के लिए महासभा की 15 सूत्री मांगों को लागू कराने हेतु राजस्थान प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर एक साथ शांति प्रिय धरना प्रदर्शन कर माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिए। दिनांक 24 फरवरी 2013 को महासभा एवं आदि मेघ धर्म जागृति मिशन के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश के कोने कोने से हजारों साधु संत महात्माओं ने मेघ गंगा भवन जयपुर पर एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में पहुंचकर आदि मेघ धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में मेघवंशी समाज की महिलाओं ने भी कलश यात्रा निकालकर पुण्य कमाया। इस मेघवंशी संत समागम में उपस्थित सभी संत महात्माओं एवं समाज बंधुओं ने समाज में व्याप्त बुराइयों एवं आडंबरों से समाज को मुक्त करवाकर मेघवंश समाज की एकता एवं उत्थान के लिए हर संभव सहयोग एवं प्रयास करने का संकल्प लिया।
मेघ वंशियों एक बने हम नेक बने भाई, औरों को सुधारे खुद भी संभले हो सब दूर बुराई। आओ हम प्रयास करें न करेंगे मृत्यु भोज, हम देश समाज के हित के काम को साधेंगे हर रोज। बाल विवाह हम नहीं करेंगे ना ही मदिरा पान, पूरे समाज की इस दारू ने निगल रखी है जान। जुआ बसट्टा बंद करो और तजो दहेज किया, फिजूल खर्ची बंद करो सोने से अब तो जाओ। आओ बुराई सब त्यागेंगे संकल्प उठाते हैं, हम मेघ ऋषि के वंशज उनकी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चरणों में लगा के ध्यान, आओ कर ले गुणगान। चरणों में लगा के ध्यान, आओ कर ले गुणगान। जब तक हम गोत्रवाद, पंथवाद, उपजातियों के बंधन तोड़कर एक नहीं हो जाते और आपसी बैर फूट एवं भेदभाव को नहीं तोड़ देते तथा सत्ता पर काबिज नहीं हो जाते, तभी हमें इस क्यों के सवाल से मुक्ति मिल सकेगी। हमारे कुछ नेताओं और नौकरशाहों को भी ये समझना होगा कि हम भी इस समाज के अंग हैं और तन मन धन से इस समाज को एक करना है। अब इज्जत से जीना सीखो, छोड़ो गुलामी भाई, माँ बहनों की लाज बचाओ, छोड़ो कायरत भाई। जागो और जगाओ काब करो बुलंद इरादा, जुल्मी से टकराने का अब मिलकर कर लो वादा। बहुत सहा है अब न सहेंगे, दीनहीन जागेंगे, अपनी एकता के आगे मुट्ठी भर क्या ठहरेंगे। अत्याचार मिटाना है, जुल्मी का जुल्म मिटाना है, उनकी हुकूमत जुल्मी हुकूमत, जुल्मी हुकूमत हटाते हैं। खाके कसम हम मेघ वंश ये गाते हैं, खाके कसम। सब मेघवंशी एक हो जाए तो विश्व की कोई भी ताकत हमें चुनौती नहीं दे सकती, वरन सत्ता पर काबिज होने से रोक भी नहीं सकेगी। भगवान मेघ ऋषि की जय, मेघवंश समाज की जय। जय भीम, जय भारत।